मैं पूछना चाहता हूं कि सब उपलब्धि मोदी जी की है तो सब हादसों की जिम्मेवारी मोदी जी की क्यों नहीं। हाँ। संसद में अभी जो मोदी ने शुरुआत किया, वहां मनु की महाराज की मूर्ति लगाया, अखंड भारत का संविधान, और ये कौन लगा रहे? जो भारत को खंड खंड करना चाहते थे, जिनका आराध्य है याचनावीर सावरकर, वो देश को खंड खंड करना चाहता था। सारे राजाओं को लिख रहा था कि आप अलग देश बनाइए, आप हिंदू राष्ट्र घोषित कीजिए। कांग्रेस 20 कांग्रेसियों को, वरियार नाम का जो मैसूर का राजा था, उसने तिरंगा यात्रा निकाला इसलिए मार दिया था। उनको बधाई देने वाला खत लिखा था इन्होंने और बताया था कि आप अलग राष्ट्र घोषित कर दिए। इन्होंने अंग्रेजों को चिट्ठी लिखी थी कि हमको यहाँ ऐसी इस तरीके का राज नहीं चाहिए, हमको नेपाल के स्वाधीन कर दीजिए। नेपाल का राजा हिंदू राजा है और उसके अंडर में हमारा पूरा देश चलेगा। ये बोलने वाले जो लोग हैं, उनको आदर्श मानने वाले लोग हैं, ये इस तरीके का अखंड भारत का नक्शा लगा के एक संविधान ला रहे हैं। और ये साधु संतों का समूह है, करीबन 200 लोगों का, जिसमें कुछ वकील है, कुछ रक्षा विशेषज्ञ है। ये सारे के सारे नफरती चिंटू। ये देश बनाने के लिए नहीं, मुसलमानों को कटवाओ, ईसाइयों को कटवाओ, दलितों को मरवाओ, किसानों को नालायक बोलो, पहलवानों को पिटवाओ। ये सब जिनके करतूते हैं, ये 2-5% जो लोग हैं, इनका एक समूह है। वो ये समूह ऐसी बातें कर रहा है। बहुत पहले मामले हो जाते हैं हमारे देश में। सांसद बना के वहाँ राज्याभिषेक करने वाला भी पहला मामला है, सेंगोल लाने वाला भी पहला मामला है। उसके बाद में वो गैस से, बहते हुए पानी के गैस से कंप्रेस किए बिना चूल्हा नहीं जलता, मगर बहते पानी से गैस निकाल के ये पकौड़े बनाने वाला भी पहला मामला है। गणेश जी की सर्जरी करने वाला भी पहला मामला है। वो रडार जो सिस्टम है, वो कोई आंखों से थोड़ी चलती है, वो तो उससे चलती है ना, सेंसेशन से चलती है। तो उसमें बादलों के कारण रडार वाला भी मामला ही पहला मामला है। पहले मामले करने वाले बहुत यूनिक है ना। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं। आज का एपिसोड बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। आज हम बात कर रहे हैं अविनाश काकड़े जी से, जो एनसीपी के महाराष्ट्र के वाइस प्रेसिडेंट हैं और बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं। आज उनके पास एक बहुत ही बड़ी खबर है, जो अभी तक आपने ना तो गोदी मीडिया से आप तक पहुंची होगी और शायद सोशल मीडिया में भी। मीडिया स्टार वर्ल्ड पहली बार ये खबर ब्रेक कर रहा है। वो ये है कि हिंदू राष्ट्र का संविधान लिखा जाने लगा है। आपने सही सुना, जो मैं कह रहा हूं वही है। अब ये सेंगोल पार्लियामेंट में आने के बाद क्या इसका ये असर है, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। और इस संविधान में क्या कुछ है, हिंदुओं के अलावा जो दूसरे समुदाय हैं उनके लिए कितनी गुंजाइश है। जो लोग एक तरह से दिन में ही सपने देख रहे हैं, वो क्या क्या सपने देख रहे हैं हिंदू राष्ट्र के, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा जो दूसरी खबर है, वो अडानी वाला जो खेल है, जो अडानी ने पूरे देश को चूना लगाया है, जिस पर अब मुसलसल मतलब एक तरह से बिल्कुल कारपेट के नीचे उसे ले जाया गया है और मीडिया में कहीं चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन अंदर अंदर सरकार अडानी को बचाने के लिए क्या क्या कोशिशें कर रही है, किस किस संस्थान का मिसयूज किया जा रहा है, ये आप समझेंगे। और आपको मैं बता दूं कि अडानी की वजह से ही राहुल गांधी की सदस्यता लोकसभा की खत्म की है कि एक आदमी है जो बोल रहा है बार बार, उसे बाहर निकालो। यानी यहां तक कंट्रोल अडानी का इस सरकार पर है। उस पर हम बात करेंगे कि क्या कुछ सरकार अंदर अंदर क्या काम कर रही है अडानी को बचाने के लिए। इसके अलावा मणिपुर में जो खबरें आपको अखबारात में आ रही हैं वो काफी नहीं है, उसके आगे भी बहुत कुछ हो रहा है। देखिए, सरकार के तंत्र के ही अगर अलग अलग लोग आपस में टकराने लगे। अब से पहले हमने सुना था कि 2 राज्यों की पुलिस एक दूसरे के खिलाफ गोलीबारी कर रही है, देश के अंदर ही। नॉर्थ ईस्ट में भी हुआ, हरियाणा और राजस्थान की पुलिस के बीच में भी हुआ। अब एक ही स्टेट के अंदर सेंट्रल फोर्स और स्टेट फोर्स, इनके बीच में बाकायदा टकराव है। ऐसी हालत में
क्या कुछ होगा, कहाँ है होम मिनिस्टर, कहाँ है प्रधानमंत्री जी, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। और उसके अलावा उड़ीसा में जो रेल दुर्घटना हुई है, ऐसी रेल दुर्घटना, इतना सैकड़ों लोग उसमें मारे गए हैं। अभी तो आपको आंकड़े आहिस्ता आहिस्ता बताए जा रहे हैं, लेकिन लोगों का अंदाज यह है कि कहीं ज्यादा लोग हताहत हुए हैं। उनकी तादाद आहिस्ता आहिस्ता आपको बताई जाएगी, ताकि आप जहनी तौर पर तैयार हो जाएं सुनने समझने के लिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि बख्शा नहीं जाएगा जिसकी भी गलती होगी। लेकिन वो रेल मंत्री से नहीं कहेंगे कि तुम्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, वो इस्तीफे का तो कोई सवाल ही नहीं। अभी जो महिला पहलवानों का जो मुल्जिम है, उसको बाकायदा वही रुतबा है, उसका गिरफ्तारी का तो नंबर ही नहीं आ रहा है। तो यहां इस्तीफे की हमें उम्मीद नहीं है। इन सब इश्यूज पर बात कर रहे हैं अविनाश काकड़े जी से। अविनाश काकड़े जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप समय दे देते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा, मैं समझता हूं हमारे दर्शकों को भी उत्सुकता होगी ये समझने की कि हिंदू राष्ट्र का संविधान आखिर क्या है, कौन लिख रहा है, क्या कुछ बताया गया है, किसको कितनी जगह क्या दी जाएगी, किसका क्या अधिकार होगा, क्या है, जरा इसे बताइए। ये मैं समझता हूं सबसे अहम बात है आज की। देखो, ये हिंदू राष्ट्र का संविधान लाने का और इनको उभार देने का काम तो मोदी जी ने अपना राज्याभिषेक जब करवाया सेंगोल लेके हाथ में, आगे पीछे 20-25 पंडितों को लेके, तो चौथे नंबर के मोदी, मतलब पहले नंबर में राष्ट्रपति, दूसरे नंबर में उपराष्ट्रपति, तीसरे नंबर में लोकसभा सभापति, और उसके बाद में चौथे नंबर पे मोदी आते हैं। इन्होंने दो को तो आउट कर दिया, तीसरे को अपने पीछे पीछे लगा दिया। आगे और सामने जो चल रहे थे वो सारे भगवा वस्त्रधारी जटा जूट वाले वो चल रहे थे। कुछ जनेऊधारी थे, कुछ बिना जनेऊधारी थे। उनके हाथ से इन्होंने सेंगोल लिया। आपको एक बात को मैं समझाना चाहता हूं कि हमारा भारत का संविधान ये कहता है कि न्याय सबके लिए समान होगा। ये भारत का संविधान का प्रॉमिस है कि जाति देखकर, धर्म देखकर, व्यक्ति देखकर, लिंग देखकर किसी के साथ में न्याय की ये नहीं की जाएगी, गैर बराबरी नहीं की जाएगी, सबको समान न्याय मिलेगा। सेंगोल के पहले जो राजा होते थे, मतलब जो सेंगोल जब से लेना शुरू हो गया दक्षिण के राजाओं ने, चोल साम्राज्य ने सेंगोल लिया, उसके पहले जो राजा थे वो जब राज्याभिषेक हो जाता था तो वो बोलते थे, घोषणा करते थे, अदंड जोस्मी, अदंड जोस्मी, अदंड जोस्मी। मतलब मुझे छोड़ के मैं सबको दंड दे सकता हूँ, मुझे कोई दंड नहीं दे सकता। मगर जैसा ही सेंगोल हाथ में आता है, वो उसको देना पड़ता है, घोषणा करना पड़ता है कि धर्म दंडोसी, धर्म दंडोसी, मतलब मुझे धर्म दंड दे सकता है। तो ये मान्य कर लिया है मोदी ने कि धर्म संसद उससे बड़ी होगी। हमारे प्रधानमंत्री को दंड अगर देना है तो धर्म संसद मिलकर दंड देगी, वो जो तय करेगी। यही मतलब है सेंगोल का, दूसरा कोई मतलब नहीं है सेंगोल का। अब बात को समझ लो, ये पैर पे कुल्हाड़ी मारना नहीं है, ये कुल्हाड़ी पे पैर मार लिया है मोदी ने। और ये अभी जो ये बैठे हुए थे ना नफरती चिंटू, डब्बे में बैठे हुए थे 70-75 साल से, ये अभी सामने आ गए और ये बोल रहे हैं कि जब देश का बंटवारा धर्म के नाम पे हुआ तो भारत हिंदू राष्ट्र बनना ही चाहिए। अभी इनको पता नहीं कि धर्म के नाम से जो राष्ट्र बनते हैं उनका सर्वनाश हो जाता है। वहां कुछ नहीं रहता है, क्योंकि कानून, नागरिक संहिता के कानून उन्नति के लिए बनते हैं। धीरे धीरे हम प्रोग्रेस के तरफ बढ़ रहे। 1000 साल पहले जो शासन व्यवस्था थी वो अब नहीं है, वो धीरे 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 आगे बढ़ी। कबीलाई व्यवस्था को राजा की व्यवस्था में लाया, उसके बाद में ये जो कैपिटलिज्म की व्यवस्था है, उसके बाद में डेमोक्रेसी की जो व्यवस्था आई, तो ये 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, 5000 साल पहले की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए ये क्या क्या कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं। पहला उनकी घोषणा है उसमें कि हिंदू छोड़कर मुस्लिम, ईसाई और कोई अन्य धर्मीय वोट नहीं दे सकेगा। इनका संविधान जो बन रहा है वो 750 पेज का संविधान है। 350 पेज जारी कर दिए इन्होंने और 32 पेज का उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया। वो 32 पेजों में जो है, मैं धीरे धीरे आपको बताता हूँ, माघ मेले में वो धर्म थोड़ा सा सुनिए, नहीं अविनाश जी, मैं थोड़ा सा आगे जाने से पहले जल्दी से ये समझना चाहता हूं कि कौन लोग हैं जो लिखने वाले हैं ये संविधान, कहां हो रहा है, कौन लोग कर रहे हैं, थोड़ा सा ये बता दीजिए ताकि ये पता चले कि छत्र छाया में काम कौन कर रहा है। थोड़ा सा ये आरएसएस से जुड़े हुए डायरेक्ट लोग हैं
या कुछ लोग अलग पढ़े लिखे कुछ लोग हैं जिन्होंने मनुस्मृति अच्छे से पढ़ी है? कौन लोग हैं जो संविधान लिख रहे हैं? थोड़ा सा ये बता दीजिए, फिर संविधान की डिटेल। 5 लोगों के नाम अभी घोषित हो गए। 543 लोग होंगे। पहला नाम है कमलेश उपाध्याय, हिंदू राष्ट्र निर्माण समिति के अध्यक्ष है। दूसरा है BN रेड्डी, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील है। तीसरा नाम है आनंद वर्धन, जो रक्षा विशेषज्ञ है, मिलिट्री से रिटायर्ड आदमी है। चौथा नाम है चक्रपाणी विस्ता, ये जो आध्यात्मिक और ये सनातन वाला है, वो सनातन का एक ये है, मनी है। और पांचवा नाम है अजय सिंह, हिंदू महासंघ के अध्यक्ष। और इन्होंने तय किया है कि जो संविधान बनेगा 750 पेज का, उसके पहले पन्ने पर अखंड भारत का मानचित्र होगा, जो संविधान में अभी लगाया गया है। जो संसद में अभी लगाया, हाँ, वो अभी संसद में जो लगाया, संविधान के इनके संविधान में लगेगा। हाँ। संसद में अभी जो मोदी ने शुरुआत किया, वहां मनु की महाराज की मूर्ति लगाया, अखंड भारत का संविधान। और ये कौन लगा रहे? जो भारत को खंड खंड करना चाहते थे, जिनका आराध्य है याचनावीर सावरकर, वो देश को खंड खंड करना चाहता था। सारे राजाओं को लिख रहा था कि आप अलग देश बनाइए, आप हिंदू राष्ट्र घोषित कीजिए। 20 कांग्रेसियों को वरियार नाम का जो मैसूर का राजा था, उसने तिरंगा यात्रा निकाला इसलिए मार दिया था। उनको बधाई देने वाला खत लिखा था इन्होंने, और बताया था कि आप अलग राष्ट्र घोषित कर दिए। इन्होंने अंग्रेजों को चिट्ठी लिखी थी कि हमको यहाँ ऐसी इस तरीके का राज नहीं चाहिए, हमको नेपाल के स्वाधीन कर दीजिए। नेपाल का राजा हिंदू राजा है और उसके अंडर में हमारा पूरा देश चलेगा। ये बोलने वाले जो लोग हैं, उनको आदर्श मानने वाले लोग हैं, ये इस तरीके का अखंड भारत का नक्शा लगा के एक संविधान ला रहे हैं। और ये साधु संतों का समूह है, करीबन 200 लोगों का, जिसमें कुछ वकील है, कुछ रक्षा विशेषज्ञ है। ये सारे के सारे नफरती चिंटू। ये देश बनाने के लिए नहीं, मुसलमानों को कटवाओ, ईसाइयों को कटवाओ, दलितों को मरवाओ, किसानों को नालायक बोलो, पहलवानों को पिटवाओ। ये सब जिनके करतूते हैं, ये 2-5% जो लोग हैं, इनका एक समूह है। वो ये समूह ऐसी बातें कर रहा है। इन्होंने बताया कि जो मुस्लिम होंगे उनको व्यवसाय, रोजगार और संपत्ति का अधिकार होगा, वोटिंग का अधिकार नहीं होगा। जो राइट्स है, मतलब नागरिकता के जो राइट्स होंगे, वो राइट उनको नहीं होंगे। दंड प्रणाली इनकी जो होगी, वो दंड प्रणाली त्रेता युग और द्वापर युग वाली होगी। मतलब शंभुक को मार दो, इसको काट दो, उसको ये कर दो। और अगर पनिशमेंट ब्राह्मण ने कोई गुनाह किया तो उसको छोटी सी पनिशमेंट दे दो, उसको देह दंड नहीं हो सकता। शूद्र ने छोटी सी भी गलती किया होगा तो उसका पिछवाड़ा काट दो, उसके हाथ पैर तोड़ दो, उसका गला रेत दो। ये द्वापारिक त्रेता युग की इनको अभी सुझाई दे रहा है। ये सब मूर्खों की फौज है, और ये फौज को तूल दे रहे हैं नरेंद्र मोदी। इनको तूल नरेंद्र मोदी जी का ही दिया हुआ है। ये सेंगोल वाला अगर बवाल नहीं लाते तो इतने ताकत से आगे नहीं आते। इसमें मतदान का अधिकार 16 साल। नफरती वो उस वक्त भी आते ना, 18 साल हो गया तो कैसा हो रहा है मामला। राजीव जी ने एक गलती कर दिया कि 18 साल का अधिकार दे दिया वोटिंग का। ये तो 16 साल लाना चाहते, क्योंकि इनको पता है ये जो बच्चे हैं, इनको सुसाइडल स्क्वाड बनाना बहुत आसान है। 12वें साल से उनको बता देना धर्म के बारे में, और धर्मनाश कैसे हो रहा है, मुसलमान कैसा सर्वनाश कर रहे, ईसाई कैसे सर्वनाश कर रहे, इनकी वजह से हमारी नौकरियां कैसी जा रही है, धंधे कैसे जा रहे हैं, ये इन्होंने हमारी लड़कियां कैसी भगाए। जैसे केरला स्टोरी में 32,000 लड़कियों से शुरुआत किए थे, कोर्ट में जाते जाते 3 लड़कियां बच गई। इनको गुजरात से 40,000 लड़कियां भग गई, वो नहीं बताना है। तो ये नफरती चिट्ठू 16 साल में ही वोटिंग करना शुरू कर देंगे। वैसे भी अभी जो इनका जो चल रहा है 9 साल से, तो जो नए वोटर आ रहे हैं उसमें से 70-75% हर धर्म के जाति के लड़के उसको वोट दे रहे, उनके पार्टी को वोट दे रहे, जो पार्टी ये चाहती है। और ये बोलते हैं कि 25 साल में चुनाव लड़ने का अधिकार होगा, 25 साल में चुनाव लड़ सकेगा, 16 साल में वोटिंग कर सकेगा। इस धर्म संसद को जो ये करेगा, रूल्स और रेगुलेशन और न्याय प्रक्रिया वगैरह जो करेगा, वो धर्म संसद करेगी, जिसमें 542 सदस्य पूरे भारत से होंगे। अब वो कैसे चुने जाएंगे, क्या उसका चुनाव का प्रक्रिया होगा, कौन किसको वोट देगा, इसका कोई डिटेल नहीं है। यानी हाँ जी, यानी जो हमारी जो एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट है, जो संविधान के तहत अब पार्लियामेंट है, जो इन्होंने अब नई वो की है, अब धर्म संसद के नीचे ये काम करेगी, या तो है ना। हाँ,
आपके राजा ने सेंगोल ले लिया ना, हाँ। तो सेंगोल लेने का मतलब होता है कि धर्म दंडोस्मि, धर्म दंडोसी, धर्म दंडोसी। इसका मतलब है मुझे धर्म का दंड शिक्षा दे सकता है, पनिशमेंट दे सकता है, तो धर्म का दंड भी तो बड़ा होना चाहिए ना, इसलिए इन्होंने ये शुरू कर दिया। उसके बाद में ये बोलते हैं कि गुरुकुल प्रणाली होगी, शिक्षा पद्धति अभी जो वर्तमान चल रही है नहीं होगी। उस गुरुकुल प्रणाली में आयुर्वेद पढ़ाया जाएगा, गणित पढ़ाया जाएगा, नक्षत्र शास्त्र पढ़ाया जाएगा, भूगर्भ शास्त्र पढ़ाया जाएगा और ज्योतिष विज्ञान पढ़ाया जाएगा। इसकी शिक्षा सबको सख्ती से दी जाएगी, सबको शिक्षा होगी। खाली लटका हुआ है कि 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक है, वहां इनका सुई अटकी हुई है, उस पर चर्चा चल रही, बोल रहे कि भाई वो 9 राज्यों में क्या करना, क्योंकि वहां तो 2-5% हिंदू बचे हुए, कहीं 20% है, कहीं 5% है, कहीं 2% है। तो नागालैंड में जैसे 2-3% ही हिंदू बचे, तो उन राज्यों को क्या करना ये उनको सूझ नहीं रहा, इसलिए वो चर्चा कर रहे। ये लगातार बैठकें हो रही है और उसकी चर्चा कर रही है। और हमारे मोदी जी जो संविधान सर्वोपरि मानते हैं, जापान में जाके बुद्ध समर्पित करते हैं, महात्मा गांधी समर्पित करते हैं, और यहाँ आके ये नफरती चिंटू, मतलब महात्मा गांधी के विरोध में जो गोडसे है उसको ये समर्पित होते हैं इंडिया में। यहाँ जो 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 थे हत्यारे को, जितने हत्यारे थे उनको सबको समर्पित होने का काम ये करते हैं। और ये इसलिए करते हैं कि मोदी को अपनी इच्छा आकांक्षाएं पूरी कर लेना है। महाराजा बनना था, राज्याभिषेक करवा लो, राजा बनना था, इलेक्शन करवा लो, हार गए कोई बात नहीं, उसको तोड़फोड़ कर लो, मगर मुझे राजा बन के रहना है, राजा बन के मरना है, इसके लिए जो कुछ कर सकते हैं, देश का सर्वनाश, सत्यानाश, वो सब कुछ कर रहे। अच्छा अच्छा, एक चीज मुझे याद आ गई कि देखिए सावरकर के बारे में ऐसे सबूत मौजूद हैं। मैंने एक बार महात्मा गांधी के ग्रैंडसन जो हैं तुषार गांधी, उनसे बात की और उन्होंने सबूतों के साथ ये बात कही कि सावरकर ने गोडसे को पिस्टल दी थी, यानी गांधी जी को मरवाने में उनका सीधे सीधे हाथ था। और 28 मई को जब संसद का उद्घाटन हुआ, वो उन्हीं की बर्थडे पर उद्घाटन किया गया, यानी गांधी जी के कातिल को पूरा सम्मान दिया गया। अब और साथ में सेंगोल भी लगा दिया गया, स्थापित कर दिया गया, ताकि कोई नई भी सरकार अगर आए, ये हार भी जाए तो संगोल ना हटा पाए, क्योंकि संगोल हटाएंगे तो फिर हंगामा होगा पूरे देश में कि साहब हमने तो धर्म का ये चिन्ह लगा दिया था, अब दूसरे अधर्मी लोग आ गए सरकार में और फिर देखिए हंगामा। तो वो उन्होंने इंतजाम कर लिया। अब ये बताइए कि ऐसी हालत में अब क्या आपको लगता है कि ये पूरी तरह से 2024 के इलेक्शन से डर चुके हैं, घबराए हुए हैं, परेशान हैं? कर्नाटक हारने के बाद अब कई राज्यों में हारने का इंतजाम है, और हमारे पास ऐसी इंफॉर्मेशन है कि ये जो पहलवान महिलाएं हैं, ये अब हो सकता है राजस्थान के इलेक्शन में उतर जाएं, हो सकता है दूसरे राज्यों में जहां इलेक्शन होने वाले हैं, और बड़ी तादाद में बगैर किसी धर्म मजहब के फर्क के इन मजलूम महिलाओं के साथ लोगों की हमदर्दी है। मुझे याद है कि सतपाल मलिक ने अभी 3-4 दिन पहले कहा है कि मेरी बात माने कि ये प्रोटेस्ट वगैरह का चक्कर छोड़ें, मैं उनकी पब्लिक मीटिंगें रखवाता हूं, और ये जो खाप के चौधरी हैं ना, उन चौधरियों से भी कहीं ज्यादा पब्लिक सपोर्ट इन महिलाओं को है। अगर ये महिलाएं भी इलेक्शन में उतर जाती हैं अपने आप को मजलूम बताने के लिए, बगैर ये कहे कि किस पार्टी को वोट करें, तो बीजेपी का तो बंटाधार होने की तैयारी पूरी नजर आ रही है। क्या उस सबसे घबराए हुए हैं कि जल्दी जल्दी ये प्लान अनाउंस कर दें? जी बिल्कुल बिल्कुल। पहलवानों का बहुत भारी पड़ने वाला है। करीबन सारी पार्टियां महिला पहलवानों के सपोर्ट में आ गई है। उसमें नाबालिग का लगने के बाद भी वो उसको कोई अरेस्ट नहीं कर रहा है। पक्सो लगने के बाद अरेस्ट न करने का ये पहला मामला है, हमारे देश का पहला मामला है। ऐसे बहुत पहले मामले हो जाते हैं हमारे देश में। सांसद बना के वहां राज्याभिषेक करने वाला भी पहला मामला है, सेंगोल लाने वाला भी पहला मामला है। उसके बाद में वो गैस से, बहते हुए पानी के गैस से कंप्रेस किए बिना चूल्हा नहीं जलता, मगर बहते पानी से गैस निकाल के ये पकौड़े बनाने वाला भी पहला मामला है। गणेश जी की सर्जरी करने वाला भी पहला मामला है। वो रडार जो सिस्टम है वो कोई आंखों से थोड़ी चलती है, वो तो उससे चलती है ना, सेंसेशन से चलती है।
जी, तो जी। उसमें बादलों के कारण रडार वाला भी मामला ही पहला मामला है। पहले मामले करने वाले बहुत यूनिक है ना, अच्छा, अच्छा, प्रधानमंत्री जी बहुत यूनिक साइंटिस्ट है। अच्छा, मैं उस पर आना चाहता हूँ। संसद में जो अखंड भारत का नक्शा बनाया लगाया है, जिसका इस जो संविधान लिखा गया है, जिसमें बताया आपने कि 750 पेज का संविधान तैयार हो रहा है, इसके पहले पेज पर वही नक्शा होगा। अभी तक, अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए, 28 मई से, और हमारी अभी पहले हफ्ते में जून में आपसे बात हो रही है, अभी 4 तारीख है। अब तक पाकिस्तान, चलिए पाकिस्तान तो दुश्मन है, वो कुछ भी कहेगा, ये कहना बहुत आसान है। अभी तक नेपाल और पाकिस्तान ने इस अखंड भारत के नक्शे पर ऐतराज जताया है, और मुझे यकीन है कि श्रीलंका और अफगानिस्तान और ये सारे जितने मुल्क हैं, बांग्लादेश, ये सब इस पर ऐतराज करेंगे। क्या ये अखंड भारत की जो ख्याली एक दुनिया में आरएसएस वाले रह रहे हैं, क्या वाकई ये चाहते हैं अखंड भारत? अगर अखंड भारत हो गया तो मुसलमान तो ये कहते हैं कि मुसलमान मेजोरिटी में आ जाएंगे, फिर इनकी तो कोई ये जैसी सरकार बनती है, ऐसी सरकार भी नहीं बन पाएगी। क्या क्या ये मजाक है पूरे देश से? क्या ये दिमाग जो जिन लोगों को गोबर खाने पर और पेशाब पीने पर तैयार कर लिया गया है, उनका नशा और बढ़ाने की तैयारी है? क्या कुछ है ये? देखो, मैं आपको बता देता हूँ, जो यहाँ के तथाकथित नफरती चिंटू बाहर रहते, बाहर के देशों में, वहां वह अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यकों की पीड़ा वो वहां झेल रहे हैं, वो पीड़ा वो यहाँ ट्रांसफर करना चाहते हैं। वो यहाँ के अल्पसंख्यकों से वो बदला लेना चाहते हैं। ये उनकी पीड़ा का ट्रांसमिशन वो यहाँ पर करना चाहते हैं, और वो पैसा दे रहे हैं। मोदी की मीटिंगें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी मीटिंगें। अभी थोड़ी सी गड़बड़ आ गई अमेरिका में, सैम पिट्रोडाली जी ने इनिशिएटिव लिया, राहुल जी की बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग हुई, तो थोड़ा सा मोदी का गड़बड़ाया हुआ है। नहीं तो ये सिनेरियो देखो, ऑस्ट्रेलिया में जाके बलात्कारी ने इनका सब कुछ कर दिया, जो ओपनली बलात्कार कर रहा है मोदी जी से काम करवाने के लिए, और वो बलात्कार के इसमें उसको अरेस्ट करने की चल रही है, उसके साथ में जाके इवेंट्स कर रहे हैं मोदी जी। तो ये बात सही है, आप जो बोल रहे हैं ये बात सही है। इसी तरीके से इनका चल रहा है, क्योंकि किसी का कंट किसी पर करना है भाई। इनके इनके जो है इनकी जो उपलब्धि कुछ नहीं है, तो उपलब्धि हमारी नहीं है तो किसकी वजह से नहीं है? मुगलों के कारण नहीं है, नेहरू के कारण नहीं है। ये सब बताने का धंधा क्या है कि हमने उस वक्त कुछ नहीं किया, हम कुछ कर बताने लायक हमारे पास में एक भी आइकॉन बताने लायक नहीं है। और जिसको ये आइकॉन समझते हैं, वो आइकॉन भी ऐसा था कि देश को खंड खंड करने में उनकी प्राथमिकता थी। हर राजा के पास में उसकी चिट्ठी मिली है, हर राजा के आर्काइव में जाके आप ढूंढ लो तो उनकी चिट्ठी मिली है। तो फिर गांधी के कट शॉट करो, नेहरू को बदनाम करो, जितने स्वतंत्र संग्राम सैनिक थे उनके बदनाम करो। तो ये अटल बिहारी के जमाने से गांधी के सामने वो पिक्चर लगा दिया, फोटो इसका, याचनावीर का। गांधी की तरफ जब देखते हो आप तो पीठ करना पड़ता है उसके याचनावीर की तरफ, और याचनावीर की तरफ जब सिर रहता है आपका, चेहरा रहता है, तो गांधी की तरफ पीठ होता है। दोनों को एक साथ तो तुम नहीं देख सकते ना। हत्या करने वालों को और हत्या जिसकी हुई, वो दोनों एक साथ नहीं हो सकते। दोनों का धर्म एक नहीं हो सकता, दोनों के विचार नहीं एक हो सकते। अच्छा, मैं अब ये समझना चाहता हूं कि ये जो एक तरफ तो ये नशा पिलाया जा रहा है हिंदू राष्ट्र का, जो संविधान के बारे में आपने बता दिया, लेकिन उसके साथ साथ तो एक बात बताता हूँ, जैसे जैसे इनकी करतूतें आगे बढ़ रही है ना, वो नशा उतर रहा है। ये ज्यादा ज्यादा तीव्र नशा और क्यों पिला रहे हैं? इनके इतने सारे जो हेड्रा हेडेड ड्रैगन वाले संगठन है, हजार मुंह के सांप है ये, तो इनके संगठन क्यों तूल पड़े हैं? क्योंकि मोदी का असर उतर रहा है, मोदी के अच्छे दिन का असर उतर रहा है, इनके हिंदू वाले इसका असर उतर रहा है। तो उसके लिए ये सब अलग अलग तरीके से इसको बहुत बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ये दंगे भी उसी के देखिए, एक चीज समझनी बहुत जरूरी है कि जो भी ये हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, उसमें लोगों की खुशहाली नाम की तो कोई चीज नहीं है, चूंकि अडानी ने लाखों करोड़ रुपया डुबाया है और उसको बचाने का इंतजाम किया जा रहा है। यानी एक तरफ एक भीड़ है जिसे नशा दे करके, एक तरफ भूखा नंगा छोड़ करके, और इन्हीं की जेब से लूट करके और अडानी की जेब भर करके और विदेशों में उसको कहीं भी खपा दे, वो सारा रास्ता बनाया हुआ है। अडानी को बचाने के लिए क्या क्या चल रहा है सरकार की तरफ से, जरा वो और बता दीजिए, ताकि अंधभक्तों की आप अडानी जी के बारे में रिस्पेक्ट से बोलिए, मैं तो सुपर पीएम है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे साहब, अडानी साहब ने दर्जनों टीवी चैनल खरीद लिए हैं,
और वो गोदी मीडिया वाले बहुत रिस्पेक्ट कर लेंगे। हम तो ऐसे ही बात करेंगे कि जो शख्स मुल्क के लिए नुकसान पहुंचाने वाला साबित हो चुका, उसके लिए रिस्पेक्ट कैसा भाई? कहां से रिस्पेक्ट? जो देश के लिए अच्छा करेगा उसके लिए रिस्पेक्ट। नहीं तो फिर आपको भुगतना पड़ेगा। देखो कानून क्या क्या बन रहे देख लो आप। जी जी बताइए। 2014 में कानून बनाया था, 13 में बनाया था, मतलब इनकी सरकार आने के पहले कानून बन गया था सेबी का। वो सेबी के कानून में था कि पीएफआई जो फॉरेन फंडिंग वाला, इन्वेस्टमेंट वाला जो मामला था, फॉरेन फंड इन्वेस्टर, ये जो बाहरी कंपनियां थी, उनके सारे जितने मालिक है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा स्टेक होल्डर जो होगा, उसकी इंफॉर्मेशन का इन्वेस्टिगेशन करने का काम हमारी एजेंसियां कर सकेगी। आपको 2014 में जो कानून था वो 2018 में कैसे बदल दिया कि रेगुलेशन 32 के अनुसार, 32/1/F, इसमें खाली मुख्य आरोपी जो होगा, जिसको पीएमएलए ने आरोपी घोषित किया, उसी के बारे में आप बात कर सकोगे। मतलब उन्होंने बोल दिया कि ये चपरासी हमारा पीएमएलए के लिए हम भेज देते हैं, तो बाकी नाम हाइड हो जाएंगे। इसकी 12 कंपनियां हैं, हमारे देश के सुपर पीएम की 12 कंपनियां हैं बाहर, जिसमें जो राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि इसमें 20,000 करोड़ रुपए तो मोदी के अकाउंट पे लगा हुआ है, मोदी का पैसा है, ये जवाब दे। उनके नाम कभी नहीं आएंगे, अब नाम नहीं आएंगे, क्योंकि इन्होंने 2018 में जो अमेंडमेंट किया है उस रेगुलेशन में 32/1/F में, इसमें किसी को भी जो बाकी लोग है उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। और 2019 में सेबी ने ओपेक, मतलब जो कभी भी नहीं दिखेगा, जो पार्टनरों के नाम होंगे, उनके ट्रांजैक्शन होंगे, उनके मूल मालिक जो होंगे, वो कभी नहीं दिखेगा। उस 2019 के सेबी के एक्ट में उन्होंने ओपेक एक शब्द डाल के बाकी सब समाप्त कर दिया। अब ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा, वो एक्चुअल ओनर कौन है वो बताने की जरूरत उस कंपनी को नहीं रहेगी। आप बता दीजिए, एक भिखारी को पकड़ के, जैसे ही नोटबंदी किया, एक सेठ है हमारे यहाँ का, उस सेठ ने क्या किया, 10-20 लोग रख लिया अपने पास में, और वो 20 लोग क्या करते हैं, आसपास के बैंकों में लाइन से निकल के लाइन में लगना, लाइन से निकल के लाइन में लगना, फिर 2 बार हो गया, तीसरे बार दूसरे बैंक में जाना, दिन भरे में वो कम से कम 2 लाख रुपए बदल लेते हैं। 2 लाख के अगेंस्ट में उनको 1,000 रुपए दे देता है वो। अब उनका कुछ लेना नहीं है, उनके आइडेंटिफिकेशन लेना नहीं, कुछ लेना नहीं। ऐसे सुधारवादी योजना के हमारे कल्पक प्रधानमंत्री, जो बहुत बड़े अर्थशास्त्री है, दुनिया के अर्थशास्त्री है, विश्व गुरु है, पूरा विश्व उनसे सलाह लेता है, सुरक्षा के बारे में सलाह लेता है, नवनिर्माण के बारे में सलाह लेता है, साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में सलाह लेता है, नए नए फार्मूले देते। उनका जो एजुकेशन है कौन सा है, वो कौन सी ये है ना, पॉलिटिकल, एंटायर पॉलिटिकल साइंस, ये डिग्री कैसी मिलती है और कहां से मिलती है, इसके बारे में सलाह लेते। उन्होंने ये बात किया है कि सेबी को कैसे ट्रांसलेशन, मतलब ट्रांसलेशन वाला जो अंधेरा दिखेगा वो भी हटा रहे, वो भी नहीं रखा उन्होंने, आधा अधूरा भी नहीं दिखाई देगा उसमें से। यानी ट्रांजैक्शन की डिटेल नहीं आएंगी, ट्रांजैक्शन की डिटेल नहीं है, कैसे ट्रांजैक्शन की डिटेल नहीं आएगी। हमने उसका कानून ही बदल दिया, क्योंकि इसीलिए मैंने बोला था कि उनके बारे में जरा संभाल के बोलिए, क्योंकि सुपर प्राइम मिनिस्टर अडानी है, उनके लिए कानून बदला गया है। जैसे ही हिडनबर्ग का इनको अंदेशा हो गया कि रिपोर्ट ऐसी ऐसी आने वाली है, इन्होंने कानून से जो ट्रांसलेशन जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसपेरेंसी खत्म कर। तो सारी ट्रांसपेरेंसी सेबी कानून से समाप्त हो गई, और उसके विरोध में नेशनल लॉ कमीशन, अब इसमें जितने नेशनल लॉ कमीशन है 6 लोग है, 6 के 6 ब्राह्मण है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये अच्छा है, ये सेटिंग बहुत बढ़िया है इसका मतलब। हाँ, 6 के 6, जो जुडिशियली से आया वो ब्राह्मण, ब्यूरोक्रेसी से आया वो ब्राह्मण, बैंकिंग से आया वो ब्राह्मण, इन्वेस्टिगेशन से आया वो सारे ब्राह्मण है ना। उन्होंने क्या किया, सेडेशन एक्ट में देशद्रोह का गुना 124/1, जो एनवी रामन्ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने बोला था कि सेडेशन ये आउट ऑफ डेट हो गया। इन्होंने बोला नहीं, ऐसा नहीं, अभी उन्होंने अंग्रेजों से भी ज्यादा इस कानून को सख्त बना दिया। केदारनाथ वर्सेज जो बिहार ये था, जो सुनवाई हुई थी, उसमें 1962 के जजमेंट में जो बात थी, उससे ज्यादा तेज और तीव्र बात अभी सेडेशन एक्ट में हो गई।
मतलब अंग्रेजों से भी ज्यादा। आपको अभी बताया मैंने सेंगोल वाला मामला। यानी जिसको चाहे सेडिशन में फंसा दें, इनके पास एक तरह से वो एक ये नेशनल औजार। लॉ कमीशन बोल रहा है, ये नेशनल लॉ कमीशन बोल रहा है, जो कानून बनाने की सलाह संसद को भी देता है और सुप्रीम कोर्ट को भी बताता है। और सारे के सारे एक ही विशिष्ट जाति के लोग बैठ के ये सारी बातें बता रहे। उनको ये समझ में नहीं आता है कि ये अगर आ गया तो वो भी फंस सकते हैं, उनके बच्चे भी फंस सकते हैं। मगर उनको पता है हमको सलाह देके फौरन निकल लेना है, इसलिए वो उसकी चिंता नहीं कर रहे। 124A में कोलेजियम रेजिम के लिए ठीक है, पर लोकतांत्रिक देश में इसका गैर वापर हो रहा है। जब बताया दिया था तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का दमन नहीं है, ये ऐसे लोगों का दमन है जो सरकार का विरोध कर रहे हैं, सरकार का विरोध करते हैं। मतलब सरकार जो है उसका कोई विरोध ना करे, क्योंकि ये चुनी हुई सरकार है। तो चुनी हुई सरकार में, लोकतंत्र में तो विरोध करना ये भी चुनी हुई सरकार का फ्रीडम ऑफ स्पीच हमको संविधान ने दिया है। मगर लॉ कमीशन ने उस दिशा में कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है, जिसको मैंने अभी बोला था हिंदू राष्ट्र का संविधान। ये लॉ कमीशन भी उस तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहा है। और उससे अडानी को फायदा होने वाला है, उससे अडानी को फायदा होने वाला है, अडानी को फायदा होने वाला है। क्योंकि उसके विरोध में तुम बोले अडानी, आपको बताया नहीं है, अडानी मतलब राष्ट्र। जी। ये राष्ट्रद्रोही भारत विरोधी ताकतें हैं जो अडानी के बारे में बोल रही है, बोला था कि नहीं? जी, बिल्कुल। हाँ, तो उसको, और ये हमारे इंटीग्रिटी पर वार है, एकता पर वार है, यूनिटी और सामाजिक एकता और बंधुता के लिए ये कानून जरूरी है, सेडेशन एक्ट बहुत जरूरी है। तब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि काकड़े जी वक्त हमारे पास कम रह गया, मैं मणिपुर वाली बात समझना चाहता हूं। मणिपुर में क्या हो रहा है? सरकार के दो भाग, दो फोर्सेस, मणिपुर पुलिस और असम राइफल के बीच में टकराव हो रहा है, हथियार बांटे जा रहे हैं, ऐसी खबर है। सरकारी हथियार कभी उनको टेररिस्ट कह देते हैं, कभी अगर वो हिंदूवादी हैं तो वो आरएसएस के सपोर्टर्स होंगे। क्या कुछ है वो कहानी, थोड़ा सा बताइए। क्योंकि मणिपुर में मैं थोड़ा सा पहले इसमें दो वाक्य जोड़ देना चाहता हूं। हाँ। कि इसमें सेडिशन में 7 साल की सजा थी, अब 20 साल की हो गई है। और इसमें सब तरह की सीडीबीटी, ईडी ने जो उसको पूछा था कि टैक्स में अडानी को कैसे छूट दे दी है, अब ये भी नहीं पूछ सकेंगे। छूट देने का कारण क्या था, ये किसी डिपार्टमेंट से कोई डिपार्टमेंट या कोई कोर्ट या कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं पूछ सकेगी। अब रही बात, आपने बोला था वहां क्या हो रहा है, तो वहां आपको बताता हूं कि एक स्टेटमेंट आया था वहां के सीएम का, वीरेंद्र सिंह का, कि हमने 40 आतंकी मार गिराए मणिपुर में। दूसरा स्टेटमेंट है अनिल चौहान, जनरल चीफ ऑफ स्टाफ, डिफेंस स्टाफ, ये बोलता है उसमें से कोई आतंकवादी नहीं था। सीएम बोलता है आतंकवादी है, चीफ डिफेंस स्टाफ बोलते हैं आतंकवादी नहीं है। अमित शाह जाते हैं, वो बोलते हैं कि सब लोग के हथियार तुरंत हम डाल दो। ऐसे वो ग्रुप नाम का एक ग्रुप जो बनाया था, किन्होंने बनाया था? आपके आरएसएस के जो महान थे सतपाल मलिक ने, जिन पर 200 करोड़ 300 करोड़ का जो लगाया था, वो वहां जाके जो कुछ कर रहे थे, जिन्होंने 17 करोड़ वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को दिलवा दिया, ऑफिशियली दिलवा दिया, वो ग्रुप को अभी हथियार डालने की बात कर रहे। और हथियार डालने के इसमें जो डबल इंजन की सरकार थी, अभी ट्रिपल इंजन तो वहां टकरा गया बालासोर में, उसमें जो लोग मर गए वो तो मर गए बेचारे, और उनको श्रद्धांजलि। मगर जो लोग मारे गए हैं उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे, आप थोड़ा सा समय उसके लिए निकालना। मगर इन्होंने जो पुलिस वाला मामला है, मणिपुर पुलिस और असम राइफल में टकराव शुरू हो गया है, क्योंकि मणिपुर पुलिस ये उनके ट्राइब में बढ़ गई है। मैतेई पुलिस जो है वो लूटे हुए हथियार, जो उनसे छीन रहे हथियार, वो मैतेई को बांट देती है। और कुकी वाले जो पुलिस है वो हथियार जो लेते हैं उनसे, वो कुकी को बांट देती है। नागा वाली जो पुलिस है वो नागा को बांट देती है। मतलब पुलिस भी ट्राइब में बढ़ गई है। और असम राइफल और नागा वाले आपस में लड़ मर रहे हैं। मतलब यानी हथियार लूटे नहीं जा रहे, आसानी से अपने अपने समुदायों को हथियार दे रही है फोर्स। ये हुई ना बात। हाँ। और अभी 2 महीने हो गए, अभी कमेटी गठित करने की, क्योंकि सीएम पर किसी का विश्वास नहीं रहा। 2 महीने में इतनी सारी हिंसा हो गई, जो लोग मिक्स इसमें पॉपुलेशन में रह रहे थे वो अपने अपने जगह भाग गए।
जैसे किसी जमाने में मुस्लिम कॉलोनियां अलग बन गई, हिंदू कॉलोनी अलग बन गई, उसके पहले दलित कॉलोनी अलग बन गई, वैसे वहां ये मिक्स पॉपुलेशन अलग अलग हो गया। यही रणनीति तो है। आरएसएस की रणनीति क्या है? तो अभी 2 महीने बाद गवर्नर के इसमें एक कमेटी स्थापित हो रही है, और वो कमेटी में आपको बता देता हूं कि जो बात करनी चाहिए थी इनको पहले महिला वाईबी से, नागा होहो से, कुकी ईबी से और मैतेई मुस्लिम से इनको बात करनी चाहिए थी हिंसा रोकने के लिए। ये बात अभी शुरू हो रही है। इतनी जाने गई, करोड़ों की संपत्ति फूक गई, और उसके बाद में अभी इन्होंने शुरू किया। सीएम बोलता है 40 आतंकी मारे गए, डिफेंस ऑफ स्टाफ बोलते हैं कि कोई आतंकवादी नहीं है, ये नस्ली झड़प है। और आपको एक बात बता देता हूं कि कुकी कहते हैं गांव की सुरक्षा करने वाले लोग मार दिए हैं। जो मारे हैं 40, वो गांव की सुरक्षा करने वाले कि दूसरे कम्युनिटी का हल्ला ना हो जाए, इसलिए वो गांव की सुरक्षा कर रहे थे। ये उनके कुकी के नेता है सेलिप हॉकेन, ये बोल रहे हैं कि हमारे रक्षक मार दिए इन्होंने। और ये रक्षक कौन है? यानी इसका बीजेपी में शामिल कर लिया था। हाँ, इसका नतीजा ये हुआ कि अब वो अपने आप को ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्हें ये लग रहा है कि शायद उन पर और कोई बड़ा हमला हो सकता है। तो ऐसे डर खौफ का माहौल है। हमारे होम मिनिस्टर साहब वहां 3 दिन रहे, उसके बाद भी हालात ऐसे हैं। अच्छा, वक्त हमारे पास तकरीबन खत्म हो चुका है, लेकिन आखिर में बताइए कि मोदी जी ने उड़ीसा जाकर के रेल एक्सीडेंट के बाद कहा है कि जिसकी भी गलती होगी उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। और रेल मंत्री अपने मजे से अपने ऑफिस में अपने वो सब चला रहे हैं। वो कोई इस्तीफे की बात कहीं नहीं हो रही। कौन है फिर इसका जिम्मेदार? कौन है फिर? किसका जिम्मेवार? यहाँ कौन जिम्मेवारी लेता है? इसके पहले लाल बहादुर शास्त्री जी से, माधवराव सिंधिया जी से लेके नीतीश कुमार जी से लेके हर एक ने, ममता बनर्जी ने रिजाइन दिए। ये 300 लोग मर गए, कौन ले रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी? अश्विनी वैष्णव बोलते हैं कि प्रधानमंत्री द्वारा प्रेरित इंजीनियरों ने कवच बनाने का काम किया है, जिससे सारी दुनिया में चर्चा है। 70,000 किलोमीटर रेल है हमारे यहाँ, पूरी रेल की पटरियां 70,000 किलोमीटर है। उसमें से 1,445 किलोमीटर ही कवच के द्वारा कवर्ड है। कवच को अब तक इन्होंने 7 साल में 273 करोड़ रुपए दिए, जबकि उसमें खर्चा लगना है 1 लाख करोड़ रुपया कवच को। जब इनका पेटेंट है इनके पास में कवच का, इनके प्रेरणा से इंजीनियरों ने कवच बनाया, इंजीनियरिंग स्टाफ ने रेलवे के, तो भी इनको समस्या क्या थी? ये क्यों नहीं हुआ? ये भी 1400 जो किलोमीटर कवर्ड है, वो बंडारू दत्तात्रेय मतलब अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में ये कवर्ड हुआ था। मैंने वो भी आपको भेज दिया, उनका भी रिपोर्ट आपको भेज दिया। तो इन्होंने इतने दिन में क्या किया, इसका इनके पास में कोई जवाब नहीं है। अभी ये बोल रहे हैं कि 3,000 किलोमीटर पर ईयर हम काम कर रहे हैं। तो अभी इतने साल बनने में, 70,000 किलोमीटर बनने में कितना दिन लगेगा? आपको पता है देश में 13,215 रेल इंजन है, उसमें से मात्र 65 इंजन कवच से कवर है, मात्र 65। हमारे यहाँ 19 जोन है रेल के, उसमें से 18 जोन में कवच का कहीं कोई काम नहीं है, नामो निशान नहीं है। और इसके ऊपर 273 करोड़ रुपए जो खर्चा किया है, मतलब वो उसको बजट अलोकेशन किया, इसका प्रचार करने में 200 करोड़ रुपए फूक दिया हम। यानी बिल्कुल ऐसा ही है कि 100 किलोमीटर की सड़क बनने वाली थी, 5 किलोमीटर बनने पर जो है वो पब्लिसिटी पूरी ले ली और काम किया नहीं जो करना था। ये मोदी जी ने स्टेटमेंट किया, 2 स्टेटमेंट है, बख्शेंगे नहीं। हाँ, दूसरा स्टेटमेंट है, मेरे पास इस वेदना के लिए शब्द नहीं है। जैसे इन्होंने भोपाल की सांसद थी, वो उसको बख्शा नहीं, गांधी पुतले को गोली मारने वाले को बख्शा नहीं, जगह जगह हत्या करने वालों को, मॉब लिंचिंग करने वालों को बख्शा नहीं, उसी तरीके से ये रेल में जिनकी गलतियां हुई उसको बख्शेंगे नहीं। 300 लोग मर गए, जिम्मेवार कोई नहीं। अभी तक 3 दिन हो गए, जिम्मेवार किसी को नहीं पकड़ा गया, कोई जिम्मेवार नहीं है। रेल मंत्री भी जिम्मेवार। मेरा तो एक सवाल है सर, और ये सवाल पूरे देश से मैं करना चाहता हूं कि सब देश की 9 साल की जितनी उपलब्धियां थी, चाहे मंगल पर उपग्रह भेजना, चाहे चांद पर उपग्रह भेजना, चाहे रडार तोड़ के वो उस पे पाकिस्तान पे हमला करना, जितनी उपलब्धियां, वंदे भारत की ट्रेन को हर जगह जगह आपको झंडी दिखाना, जहां जहां एक बार ट्रेन का उद्घाटन हो गया वहां भी जाना। मैंने तो पहली बार देखा ऐसा यूनिक प्राइम मिनिस्टर, पहली बार देखा है
कि एक ही ट्रेन का बार बार जगह जगह से छूट रही है तो जगह जगह उद्घाटन करने जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि सब उपलब्धि मोदी जी की है तो सब हादसों की जिम्मेवारी मोदी जी की क्यों नहीं? जी जी, ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए अविनाश जी, हमारे पास वक्त खत्म हो गया है। आज एक हमने एक और भयानक बात बता देता हूं कि हाँ। जो ये दावा करते हैं कि तुर्क का भूकंप हो या नेपाल का भूकंप, हमने तुरंत राहत पहुंचा दिए। हम्म हमने कितने देशों को पानी पहुंचा दिए। और आपको एक बात बताऊं, वहां के जो बालासोर के हादसे के जो मृतक है, उनकी बॉडियां एक पर एक रखकर ट्रकों में लाद कर ले जाई जा रही है। बॉडियां बिगड़ रही है, उसकी हम्म डेड बॉडियां बिगड़ रही है और वो ट्रकों में इस तरीके से लादे जा रही है। कर क्या रहे? तुर्की में जाने वाले, नेपाल में जाने वाले, पानी पहुंचाने वाले, उत्तराखंड से, गुजरात से जाके सीएम होते हुए उत्तराखंड के सारे पीड़ितों को बाहर लाने वाले कर क्या रहे हैं मोदी जी? हम्म। ये बहुत ही पीड़ादायक बात है कि डेड बॉडीज की का रिस्पेक्ट ना रहे और उन मरने वालों को उनके घर वालों घर तक भी पहुंचाने का सही इंतजाम ना हो। मैंने भी कुछ रिपोर्टें पढ़ी हैं कि एक स्कूल में डेड बॉडीज को इकट्ठा किया गया है क्लासरूम्स में, और वहां से फिर सड़ने की भी खबरें आ रही हैं। और उसके बाद आसपास के कुछ अस्पतालों के मॉर्चरीज में, जहां एसी हो, किसी फैक्ट्री में सर इधर नाले में उधर। उड़ गए सब। एक्सीडेंट से जब गाड़ियां टकराई, फोर्सफुली टकराई, क्योंकि एक गाड़ी कोरोमंडल एक्सप्रेस हावड़ा चेन्नई थी और दूसरी दुरंतो थी। और जी जो ट्रेन थी मालगाड़ी जिसपे खड़ी थी ना, वो जो बोलते लूप लाइन पे खड़ी थी, हाँ। वो 750 मीटर की लूप लाइन है, उसमें 900 मीटर की गाड़ी खड़ी कर दी है। जी 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 उसके तो सिरे बाहर निकले हुए थे, मेन लाइन पर सिरे थे उसके, उससे जी टकरा गई। और उसके आधे घंटे बाद दूसरी ट्रेन आई। आधा घंटा तक किसी को पता नहीं चला कि दूसरी ट्रेन डिलेल हो गई है, पहली डिरेल हो गई है। उसके पटरी पे, उसकी जो बोगिया है वो पटरी पे आई हुई है, कोई ट्रेन यहां से नहीं निकल सकती, ये भी पता नहीं था। और वो दूसरी भी ट्रेन वहां मरवा दिए। मतलब ये किलिंग है, यानी आधा दुर्घटना नहीं आधा है। आधा आधा घंटा तो बहुत टाइम होता है, रोकी जा सकती थी। कहीं भी किसी स्टेशन पे या कहीं भी रास्ते में रोकी जा सकती थी, सारी ट्रेनें रोकी जा सकती दो थी आसपास। स्टेशनों के बीच की दूरी 65 किलोमीटर है। जो जी हादसा हुआ वहां पहुंचने में इधर वाली या उधर वाली हो 35 मिनट लगते हैं। जी पहली ट्रेन अगर टकरा गई थी मालगाड़ी से, तो दूसरी ट्रेन वहां जाके फिर से टकराई कैसे? जी 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 जी, ये तो जैसे पूरी। मुंबई से निकली ट्रेन मैंने बिहार के बजाय भुवनेश्वर पहुंच गई थी। जी इनको सर कुछ नहीं चलाना आता, देश चलाना नहीं आता, अर्थशास्त्र चलाना नहीं आता, ट्रेनें चलाने नहीं आती। स्लीपर वाले एयर में चढ़ने वाले थे, जिनके पैर में बूट थे, उन पे स्लीपर पे आ गए, मगर हवाई जहाज में अब चढ़ने का ख्वाब हो गया है। जी, देखिए देखिए, राहुल गांधी ने यही बात तो कही है अमेरिका में जाकर के, जिस पर बीजेपी कह रही है कि देश को बदनाम कर रहे हैं विदेशों में जाकर। उन्होंने एक बात सर बहुत। हमारे यहाँ राज्याभिषेक चल रहा है, छत्रपति शिवाजी महाराज को फिर से बेचा जा रहा है। जी 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 जी, महाराष्ट्र में तो दो छत्रपति शिवाजी। राज्याभिषेक हो रहे हैं हमारे यहाँ, जी जी। क्योंकि 350 साल उनको पूरे करना है। हम्म तो तिथि के अनुसार 1 जून को हुआ था और डेट के अनुसार 6 जून 1674 को राज्याभिषेक हुआ था। मगर आरएसएस हर वक्त हमारे महापुरुषों के किसी भी इवेंट के बारे में विवाद पैदा करती है और फिर उनको बेचती है। जी तो जी वो छत्रपति शिवाजी थे इसलिए हम जिंदा है, हिंदू जिंदा है, ऐसा बोलने वाले लोग ये भूल जाते कि छत्रपति का राज हिंदवी स्वराज्य था, हिंदू स्वराज्य नहीं था। हिंदवी जी स्वराज्य यहाँ के मूल निवासी, हिंदुस्तान के मूल निवासी ने तैयार किया हुआ राज्य था, जिनका इन्होंने राज्याभिषेक के लिए विरोध किया था। और जी उनको व्रत से और हिरण्यगर्भ विधि से पूरा सोना और खजाना लूट लिया था। उनको भी कैश करने का काम कर रहे हैं। मगर आपको बताता हूं, इन्होंने माँ जिजाऊ को गाली दी, इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी राजे, बाबा साहब आंबेडकर, ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले, इनके गवर्नर ने गालियां दी, इनके नेताओं ने गालियां दी। और ये सम्मान यात्रा निकाल रहे थे उस सावरकर की जो 15 माफीनामे मांग चुका है, दया याचना मांग चुका है, जो अंग्रेजों से पेंशन लेता था और बुलबुल पे चढ़ के पूरे देश का भ्रमण करता था। उसकी सम्मान यात्रा पूरे महाराष्ट्र में निकाले। मगर अब इनमें हिम्मत नहीं है कि सावरकर के नाम से वोट मांग ले। जी जी तुम्हारा जी। बाप अगर सावरकर है तो उसके नाम से वोट मांगो, हमारे बाप के बारे में नाम न लो अब तुम। और जगह शिव जगह आएगा महाराष्ट्र का आदमी।
अब वोट लेने का टाइम आ रहा है तो शिवाजी महाराज का जिक्र जो है वो उनको सर पे बिठा करके लोगों को फिर धोखा देने की तैयारी है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, हमारी मजबूरी है कि हम और बात आगे नहीं चला सकते। फिर अगले मंडे को आपसे बात होगी और बहुत सी चीजें हम आपसे जरूर सुनना चाहेंगे। हमारे दर्शकों के पास देखिए हिंदू राष्ट्र का संविधान आ गया है, ये बड़ी बात है जो आज अविनाश काकड़े जी ने की है। और किस तरह से सेंगोल के बाद में ये सारी चीजें, ये जो पंडित हैं या जो ब्राह्मण है वो कितने एक्टिव हुए हैं और किस तरह से अडानी का लूटा हुआ जो माल है उसको जस्टिफाई करके उस पर कोई सवाल ना करे, कानूनों में भी तब्दीली की गई है। तो ये इस तरह से देश चलाने की कोशिश की जा रही है। कर्नाटक के बाद में अब लोगों की नजरें बाकी स्टेट्स के इलेक्शन पर और खास तौर पर 2024 के जो अप्रैल मई में इलेक्शन होंगे लोकसभा के, उस पर लोगों की नजर है। आखिर क्या होने वाला है, इससे डर करके ये सब कुछ किया जा रहा है, उसकी तैयारी के लिए किया जा रहा है, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।